नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय दिग्विजय सिंह पे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारे नाउन की सीरीज चल रही है और उसी क्रम में हम अपना अगला टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे पजेसिव जो केस होता है, जिसको हमने उस दिन पढ़ा था। केस 4 प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, तीसरा था वोकेटिव केस, और चौथा जो हमारा आखिरी था वो दोस्तों था पजेसिव केस या जेनेटिव केस, जिसके नाम से जाना जाता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। टाइम की बचत के लिए मैंने कुछ वर्ड फ्रेज पहले से लिख दिया है, तो आइए सीखते हैं इनके साथ पजेशन का यूज कैसे किया जाता है। चलिए देखिए, मैंने कहा जैसे अगर कोई सीधे सजीव लिखा हो या निर्जीव लिखा हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, आप वहां पे तो जान जाएंगे कि पोजीशन का यूज कैसे करना है। लेकिन ऐसा अगर कोई मामला ना रहे तब कैसे करेंगे, तो आइए सीखते हैं उसी के बारे में थोड़ा सा। जैसे एक होता है ना पर्सोनिफिकेशन, आपने पढ़ा होगा 12th में पर्सोनिफिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, आपका जवाब क्या आएगा? ट्रीटमेंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग। सजीव का निर्जीव के रूप में जो चित्रण किया जाता है दोस्तों, उसी को कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। आप जब 12th में रहे होंगे, पोएट्री अगर आप पढ़ते होंगे, तो पोएट्री के पहले दूसरे पेज पे लिखा रहता था पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच। एक फिगर्स ऑफ स्पीच नाम का टॉपिक था, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। उसी का एक रूप है पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में कहा जाता है मानवीयकरण। क्या कहा जाता है? मानवीयकरण। अर्थात जिस निर्जीव को जब किसी नॉन लिविंग को हम लिविंग के रूप में चित्रण करते हैं दोस्तों, उसी को कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। तो आइए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। हम जिस नाउन को पर्सोनिफाइड कर ले जाएंगे, हम जिस नाउन को क्या कर ले जाएंगे? पर्सोनिफाइड, मतलब मानवीयकृत कर ले जाएंगे, उसी के साथ हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो आइए एग्जांपल से देखते हैं। मैंने कहा इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या। एक एग्जांपल यहां से समझ लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा केरलाज, एक एग्जांपल है केरलाज कल्चर, और दूसरा लिखा केरलाज रिवर। मैंने पहला एग्जांपल लिखा केरलाज कल्चर, केरल का कल्चर, और दूसरा लिखा केरलाज रिवर, केरल की नदी। आप देखेंगे जैसे लिखा है कल्चर, कल्चर मतलब क्या होता है? संस्कृति। अगर मैं कहूं जो संस्कृति होती है, कल्चर होता है, वो किसका होता है? आप कहेंगे व्यक्तियों का होता है। जैसे मान लो केरल से कोई व्यक्ति आया, केरल से कोई व्यक्ति आया, आपसे बात करने लगा, आपको उससे बात करके अच्छा लगा, आप कहोगे जी केरल का कल्चर बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे आप? केरल का कल्चर बहुत अच्छा है। वहीं दूसरा व्यक्ति आता है, केरल से आपसे बात करता है, और आप शब्द का प्रयोग करके बात करता है, आपसे गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, सही से बात नहीं करता, आप कहेंगे वहां का कल्चर बड़ा ही खराब है। तो इसका क्या मतलब है? जो कल्चर है वो केरल का है कि वहां के लोगों का है? आप कहेंगे वहां के लोगों का है। और लोग क्या होते हैं? आप कहेंगे सजीव होते हैं। तो इस नाउन को मैंने केरल को सजीव के रूप में चित्रण किया कि नहीं किया, इसके सेंस को देखकर। यहां तो एपोस्ट्रोफी सही है, लेकिन मैंने कहा केरलाज रिवर, केरल की नदियां। क्या नदियां केरल की हैं? क्या नदियां लोगों से निर्मित होती हैं? आप कहेंगे नहीं होती हैं। इसको पर्सोनिफाई नहीं कर सकते। इसको कैसे लिखा जाएगा? रिवर ऑफ केरला, रिवर ऑफ केरल, केरल की नदी, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो उसी को हम एक यहां एग्जांपल से देखेंगे। मैंने पहले लिखा है इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या। अब बताओ जनसंख्या भारत की है, वहां के लोगों की है? आप कहेंगे जनसंख्या लोगों की होती है, बिल्कुल हमारा सही है। दिल्ली पॉल्यूशन, दिल्ली का प्रदूषण। अब प्रदूषण दिल्ली का है कि वहां के लोगों का है? करता कौन है? कहेंगे लोग करते हैं। तो प्रदूषण दिल्ली का है कि वहां के लोगों का है? आप कहेंगे लोगों का है, बिल्कुल सही है। फिर मैंने कहा जयपुर से लेक, जयपुर की झील। क्या झील वहां के लोगों की है?
आप कहेंगे नहीं है। जब जयपुर लेक, जैसे केरलास रिवर नहीं हो सकता वैसे जयपुर लेक भी नहीं हो सकता। इसको लिखेंगे कैसे? लेक ऑफ जयपुर लिखा जाएगा इसे। अगला वन डेज लीव, लीव मतलब छुट्टी, एक दिन की छुट्टी। अब बताइए आप, छुट्टी दिन की होती है कि छुट्टी कोई आदमी लेता है? जैसे किसी को छुट्टी लेनी हो, वन डेज लीव एक दिन की छुट्टी, तो छुट्टी दिन की होती है कि आदमी की छुट्टी होती है? आदमी की छुट्टी होती है, दिन की तो छुट्टी होती नहीं है कि दिन आप छुट्टी पे है। ये छुट्टी आदमी ही लेता है। जब आदमी लेता है, बिल्कुल सही है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब क्या होता है? उत्सव। सेलिब्रेशन किसका होता है? नए साल का होता है कि आदमियों का होता है? उत्सव करता कौन है? नया साल मनाता है खुद ही कि लो मुझे मनाओ? आप कहेंगे नहीं, तो मनाता कौन है? आदमी मनाते हैं, इंसान मनाते हैं सेलिब्रेशन, बिल्कुल सही है। वन मंथ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब क्या होता है? एक गैप। क्या आदमियों का गैप होता है? मैं पूछूं क्या मेरा गैप है कि मेरे हाथ थोड़ा दूर जाके पड़े हैं, मेरे इसके हाथ के बीच में गैप है? तो गैप तो आदमियों का होता नहीं है, आदमी का गैप। ये गलत है, इसको कैसे लिखेंगे? ड्यूरेशन ऑफ, क्या लिखा जाएगा? ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। अगला है अर्थ ब्यूटी, पृथ्वी की सुंदरता। अब सुंदरता तो आदमियों की होती है, सुंदरता आदमियों की होती है। हो गया पर्सनिफाइड, बिल्कुल हमारा ये सही है। तो इस प्रकार से इसके एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, सजीव और निर्जीव के रूप में चित्रण करके, जिसको हम क्या कहते हैं? पर्सनिफिकेशन, हिंदी में मानवीयकरण। और जिस नाउन को हम पर्सनिफाइड कर ले जाते हैं, मानवीयकृत कर ले जाते हैं, उसी के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर लिया जाता है, अन्यथा एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। उसको नॉन लिविंग के रूप में ट्रीट किया जाता है और उसी प्रकार से लिखा जाता है। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इसी का है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो होता है सीक्वेंशियल पोजीशन से लेकर आता है। किससे आता है? सीक्वेंशियल पोजीशन। सीक्वेंशियल पोजीशन होता क्या है? सीक्वेंशियल पोजीशन, सीक्वेंस मतलब क्या होता है? एक क्रम में। सीक्वेंस मतलब क्या होता है? एक क्रम में। जैसे जब एक से ज्यादा बार एपोस्ट्रोफी दो नाउन पे लगता है, उसको नहीं लिखा जाता है। कैसे समझते हैं? जैसे मैंने कहा माई नेबर्स वाइफ्स डॉग। मैंने क्या लिखा? माई नेबर्स वाइफ्स डॉग। अब आप देखेंगे यहां भी एपोस्ट्रोफी लगा है और यहां भी एपोस्ट्रोफी लगा है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? लिखा है माई नेबर्स वाइफ्स डॉग, मेरे पड़ोसी की पत्नी का कुत्ता। इसको कैसे ट्रीट करेंगे? अब चलिए, इसको इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखा जाएगा डॉग ऑफ माई नेबर्स वाइफ। क्या लिखा जाएगा? डॉग ऑफ माई नेबर्स वाइफ। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये जो हमारा सिक्वेंशियल पोजीशन होता है, उसको अवॉइड किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको अवॉइड किया जाता है। उसे क्या किया जाता है दोस्तों? अवॉइड किया जाता है। कैसे लिखते कैसे हैं इसे? देखो, जैसे अगर कहीं आपको लिखा मिले नाउन वन एपोस्ट्रोफी एस, ठीक, फिर मिले नाउन टू एपोस्ट्रोफी एस, फिर उसके बाद लिखा रहे पोजीशन। क्या लिखा रहे? पोजीशन। इस स्ट्रक्चर को किस प्रकार लिखा जाता है? देखिए, इसको लिखते हैं पोजीशन ऑफ नाउन और एपोस्ट्रोफी एस और नाउन। ये लिखने का तरीका होता है पोजीशन ऑफ नाउन वन एस नाउन टू। जैसे भी मैंने कहा माई नेबर्स वाइफ्स डॉग, माई नेबर्स वाइफ्स डॉग, इसको कैसे लिखा? देखिए, एक बार नाउन वन हो गया ये,
ये नाउन टू है और ये हमारा पोजीशन है। इसको हमने लिखा कैसे, देखिए पोजीशन ऑफ लगाया, नाउन वन पे अपोस्ट्रोफी लगाया और नाउन टू ऐसे लिख दिया गया। ये तरीका होता है लिखने का। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मैंने कहा माय फ्रेंड्स फादर्स हाउस। मैंने कहा माय फ्रेंड्स फादर्स हाउस, मेरे मित्र के पिता का घर। आप फिर देखेंगे, एक बार अपोस्ट्रोफी लगा, दूसरी बार लगा, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, गलत हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, पहले पोजीशन लिखते हैं हाउस ऑफ, नाउन वन क्या है माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स। नाउन टू कैसे लिखेंगे, सीधा वैसे लिख दिया जाएगा फादर, हाउस ऑफ माय फ्रेंड्स फादर। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। आशा करते हैं बात आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से इसको, जैसे कहीं भी अगर सीक्वेंशियल पोजीशन में एक क्रम में अपोस्ट्रोफी लगाया गया है, अवॉइड द सीक्वेंशियल यूज ऑफ पोजीशन। जो एक क्रमिक प्रयोग किया जाता है दो बार लगा के, उससे अवॉइड किया जाता है, वो स्ट्रक्चर गलत होता है। यहां तक बातें क्लियर है। चलिए इसको हटाते हैं। एक और यहां से क्वेश्चन एक टाइप का बनता है, जैसे जब दो लोगों का एक ही पर अधिकार हो या अलग अलग अधिकार हो। चलिए समझते हैं थोड़ा, आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी पोजीशन का होगा, कॉमन पोजीशन, पोजीशन और स्पिरिट पोजीशन। क्या है ये अगला टॉपिक हमारा? अगला टॉपिक है कॉमन पोजीशन या स्पिरिट पोजीशन। कॉमन पोजीशन या स्पिरिट पोजीशन क्या होता है? चलिए कॉमन पोजीशन या स्पिरिट पोजीशन क्या होता है? जैसे कॉमन पोजीशन का मतलब क्या होता है, जब दो लोगों का एक ही पर अधिकार रहे। जब दो लोगों का एक ही पर पोजीशन बताया जाए, अधिकार या संबंध बताया जाए, उसे कॉमन पोजीशन कहा जाता है। लेकिन जब अलग अलग दोनों का बताया जाए उसे स्पिरिट पोजीशन कहा जाता है। एग्जांपल से समझिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड। अगला मैंने लिखा राम एंड श्याम्स फ्रेंड। मैंने कहा राम एंड श्याम्स फ्रेंड, फिर मैंने कहा राम एंड श्याम्स फ्रेंड, या फ्रेंड्स लिख लेते हैं इसे, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स। मैंने यहां दोनों पे अपोस्ट्रोफी लगाया है। जब अपोस्ट्रोफी केवल पहले केवल आखिरी वाले पे लगता है, जैसे दो नाउन दिया रहे और अपोस्ट्रोफी केवल दूसरे वाले पे लगे, इसका मतलब होता है जो पोजीशन है दोनों का कॉमन है। जब अपोस्ट्रोफी अंतिम वाले नाउन पे लगे, उसका मतलब होता है दोनों का जो पोजीशन है वो कॉमन है। जब दोनों पे लगे, इसका मतलब क्या होता है, दोनों का अलग अलग है। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम फ्रेंड या फ्रेंड्स, यहां राम के मित्र अलग हैं, श्याम के मित्र अलग हैं। हो सकता है दोनों का एक ही मित्र हो, फ्रेंड सही है। हो सकता है कि दोनों के बहुत सारे मित्र हों, अलग अलग, फ्रेंड्स भी सही है। लेकिन मैंने कहा राम एंड श्याम फ्रेंड या फ्रेंड्स, यहां दोनों का हो सकता है दोनों के एक ही मित्र हों, बिल्कुल सही है। हो सकता है दोनों के बहुत सारे मित्र हों लेकिन कॉमन हो। जो मित्र राम के हैं, जो दोस्त राम के हैं, वही दोस्त श्याम के भी हैं, इसे कहेंगे कॉमन पोजीशन। और जब राम और श्याम दोनों के दोस्त अलग अलग हैं, इसे कहते हैं स्पिरिट पोजीशन। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक मामला क्लियर है। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा चलिए इसको थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं।
जैसे मैंने कहा रोहन एंड गीताज फादर, या फिर मैंने कहा रोहन एंड गीताज फादर। अगला मैंने कहा रोहन एंड गीताज लाइफ। सरला एंड बिमलाज हस्बैंड। फिर मैंने कहा राम एंड श्याम्स वाइफ। फिर मैंने कहा राम एंड श्याम्स फादर। एक और अगला मैंने लिखा इंडियाज एंड चाइनाज बॉर्डर्स। यहां मैंने एक और लिखा विराट्स एंड अनुष्काज चिल्ड्रन। या एक और मैंने लिखा दीपिकाज एंड रणवीर्स वेडिंग। मैंने इतने एग्जाम्पल लिखे हैं और मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल से आपके क्लियर हो जाने चाहिए कॉमन और स्पिरिट पोजीशन। मैंने लिखा रोहन एंड गीताज फादर। फिर मैंने कहा रोहन एंड गीताज फादर। अगर मैंने लिखा रोहन एंड गीताज लाइफ। चलिए आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बताइए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा जब कॉमन पोजीशन होगा तो दोनों का एक ही, जो दोनों नाउन दिए रहेंगे दोनों का एक से ही पोजीशन दिखाया जाएगा, और जब स्प्लिट होगा दोनों का अलग अलग दिखाया जाएगा। मैंने कहा रोहन एंड गीताज फादर। हो सकता है रोहन और गीता दोनों अलग अलग हों, रोहन और गीता दोनों अलग अलग हों और दोनों के अलग अलग पिताजी हैं। हो सकता है रोहन और गीता दोनों क्या हों, अलग अलग हों और दोनों के अलग अलग पिताजी हों। जब दोनों के पिताजी अलग हैं तो यहां फादर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फादर से हो जाएगा, दोनों के अलग अलग दो पिताजी हैं। अगर मैंने कहा रोहन एंड गीताज फादर, केवल आखिरी वाले पे लगाया है मैंने, मतलब कहने का रोहन और गीता हो सकता है दोनों भाई बहन हो और दोनों का कॉमन पोजीशन संबंध बताया जा रहा है, दोनों के एक पिताजी हैं, मतलब दोनों हो सकते हैं भाई बहन हो। बिल्कुल हमारा सही है। फिर मैंने कहा रोहन एंड गीताज लाइफ, रोहन और गीता का जीवन। अब जैसे दो व्यक्तियों के पिताजी तो एक हो सकते हैं, हो सकता है दोनों भाई बहन हो, लेकिन क्या दो व्यक्तियों का जीवन एक हो सकता है? लाइफ तो सबकी अलग होती है। जब दो व्यक्तियों का जीवन अलग नहीं हो सकता, यहां पे मामला क्या है, गलत है। यहां हमें क्या लगाना पड़ेगा, रोहंस करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। क्योंकि लाइफ तो दो लोगों की एक हो नहीं सकती। पिताजी एक हो सकते हैं, माताजी एक हो सकती हैं, दो लोगों की भाई बहन हो, लेकिन क्या दो लोगों की लाइफ एक हो सकती है? आप कहेंगे नहीं हो सकती, यहां एपॉस्ट्रोफी लगेगा। मैंने कहा सरला एंड बिमलाज हस्बैंड। अगर मैं आपसे कहूं कि सरला एंड बिमला के पिताजी, मैं कहूं सरला एंड बिमलाज फादर, हो सकता है सरला बिमला दोनों बहन हो, दोनों के एक पिताजी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा सरला एंड बिमलाज हस्बैंड, क्या इन दोनों के एक हस्बैंड हो सकते हैं? क्या दो लड़कियों के एक हस्बैंड हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो सरला के हस्बैंड अलग होंगे, एपॉस्ट्रोफी लगेगा यहां पे। सरला के हस्बैंड अलग, बिमला के हस्बैंड अलग। जब हस्बैंड अलग अलग दोनों के दो हो गए, यहां हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा, बहुवचन करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा राम एंड श्याम वाइफ, राम और श्याम की पत्नी। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे यहां पहला एग्जांपल था रोहन एंड गीताज फादर, दूसरा एग्जांपल रोहन एंड गीताज फादर,
रोहन और गीता के एक पिताजी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों भाई बहन हो। वैसे मामला यहाँ पे भी है, राम एंड श्याम्स फादर। अगर मैं कहूं राम और श्याम के पिताजी, तो बिल्कुल दोनों के एक पिताजी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों राम और श्याम भाई हो, बिल्कुल संभव है। लेकिन मैंने कहा राम एंड श्याम्स वाइफ, क्या राम और श्याम की एक वाइफ हो सकती है कि दोनों की एक ही वाइफ हो, दोनों एक ही लड़की से शादी करें, पत्नी बनाएं? ऐसा तो हो नहीं सकता। जब हो नहीं सकता, यहां राम्स करना पड़ेगा और वाइफ की जगह क्या करना पड़ेगा, वाइफ्स करना पड़ेगा, प्लूरल बन जाएगा ये भी। लेकिन राम और श्याम फादर, राम और श्याम के दोनों पिताजी, दोनों के एक पिताजी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। फिर मैंने कहा इंडिया एंड चाइना बॉर्डर्स, भारत और चाइना के बॉर्डर्स। अब बताइए, भारत और चाइना का एक बॉर्डर है, दोनों के अलग अलग बॉर्डर हैं? भारत और चाइना के कितने बॉर्डर हैं? एक ही बॉर्डर है। जब बॉर्डर एक है तो यहां पे इंडिया पे लगाने की जरूरत नहीं है, इंडिया एंड चाइना लास्ट वाले पे लगेगा और बॉर्डर नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा, बॉर्डर लिखा जाएगा, इंडिया एंड चाइनाज बॉर्डर। बात समझ में आई? अगला देखिए, विराट एंड अनुष्का चिल्ड्रन, विराट और अनुष्का के बच्चे। क्या संभव है कि विराट के बच्चे अलग हो, अनुष्का के बच्चे अलग हो? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों क्या हैं, कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो दोनों पे अलग अलग नहीं लगेगा, विराट से हट जाएगा। विराट एंड अनुष्का चिल्ड्रन, विराट और अनुष्का के बच्चे, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। अगला मैंने लिखा दीपिका एंड रणवीर वेडिंग, दीपिका पादुकोण और रणवीर की शादी। अच्छा, वेडिंग और मैरिज में क्या अंतर है? मैरिज एक एडजेक्टिव का काम करता है, मैरिज सेरेमनी, मैरिज लॉन, लेकिन इस वेडिंग का मतलब होता है शादी समारोह, जो शादी होती है उसको वेडिंग कहते हैं। दीपिका एंड रणवीर वेडिंग, क्या दोनों की शादी अलग अलग होगी? आप कहेंगे जी नहीं, एक ही है। जब दोनों की शादी एक है तो यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है, दीपिका एंड रणवीर वेडिंग हो जाएगा। आशा करते हैं आपको कॉमन और स्पिरिट पोजीशन समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट होना चाहिए कि कॉमन पोजीशन और स्पिरिट पोजीशन क्या होता है। तो ये कुछ प्रश्न यहां से बन सकते हैं पेपर में, आगामी परीक्षाओं में, और यहां से पूछे भी गए हैं प्रश्न, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा होता है जो कंफ्यूजन पैदा कर देता है आदमी के दिमाग में। क्या करें अब? याद रखिएगा, जब दो लोगों का संबंध, दो लोगों का पोजीशन एक पे हो तो केवल आखिरी वाले नाउन पे एपॉस्ट्रोफी लगता है, और दोनों का पोजीशन अलग अलग हो तो दोनों पे लगाया जाता है और बाद का मामला प्लूरल में लिखा जाता है। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। तो आज का टॉपिक यहीं तक, पॉजिटिव केस लगभग आपका एंड ही है। यहां से जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने बता दिया है। अब अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई ऊर्जा, नए प्रवाह के साथ अगले वीडियो में, नाउन के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं कल। थैंक यू।